प्रसिद्ध पर्यावरणविद एडवर्ड एबे ने एक बार कहा था, अ पेट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। पेट्रियोटिज्म इज ऑलवेज अबाउट लविंग द नेशन, इट इज नॉट अबाउट लविंग द गवर्नमेंट। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देशभक्ति देश से प्यार करना है, सरकार से नहीं। यह बात मैं नहीं कहता, एडवर्ड एबे ने कभी कही थी। और अगर इसी बात को ध्यान में रखा जाए तो जिस देश के अंदर स्टूडेंट से लेकर के किसान तक सब लोग सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हो, सोचिए कि उस देश में आज क्या चल रहा है। आज हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स लेकर के पंजाब से किसान चल चुके हैं दिल्ली की ओर, और हरियाणा में हरियाणा के कृषि मंत्री उन्हें रोक करके यह कह रहे हैं कि हम 8-10 दिनों में आपकी मुलाकात करवा देंगे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से। मतलब कि हमारे देश के कृषि मंत्री को जिस समय वोट मांगने के लिए जाना होता होगा, उस समय वो दिन रात एक कर देते हैं, लोगों के घरों घरों में जाते हैं और चप्पलें उतार करके सबसे गरीब परिवार के घर में बैठकर साथ में पत्तल में दाल चावल खाते हैं। लेकिन आज जब उसी पत्तल में जो खाना परोसा गया है उसे उगाने वालों से मिलने की बात आती है तो 8 से 10 दिन का समय मांगा जाता है। दोस्तों, किसान नाखुश हैं, स्टूडेंट्स नाखुश हैं, शिक्षाविद नाखुश हैं, और तो और स्थितियां यह हैं कि देश में लगभग हर तबका नाखुशी है। आखिर यह क्या है कि जहां सरकार जानबूझ करके पेट्रोल में मिक्सिंग कर रही है, सरकार जानबूझ करके पेपर लीक होने दे रही है, सरकार जानबूझ करके प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के जान लेने में तुली हुई है, आखिर उस देश में हम किस तरह से यह सोच भी पाएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस डील के बारे में भारत की तरफ से कुछ जानकारी इन पंजाब के किसानों को मिले। दोस्तों, आज पूरा मामला समझाऊंगा मैं, और आप समझिएगा भी एक एक करके डिटेल में कि आखिर क्यों पंजाब से हजारों में किसान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और सिंघू बॉर्डर के पास जब इन्हें 2020-21 और 2023-24 के समय पर भी रोक दिया गया था, आखिर वो क्या मामला था, और उससे पहले उससे बाद आखिर इन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, एमएसपी पर क्या इसका असर पड़ेगा, भारत के मार्केट पर क्या इसका असर पड़ेगा, और अमेरिका के साथ ये जो डील एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने वाली है, आखिर ये क्या निष्कर्ष लेकर के आएगी। भारत के किसानों के पक्ष में यह है, भारत के किसानों के पक्ष में यह नहीं है, इन दोनों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत और यूएस एक ट्रेड डील करने वाले हैं, और यह ट्रेड डील है किस बारे में? तो दोस्तों, यह ट्रेड डील है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में। इस बार अमेरिका जो अपने यहां पर प्रोड्यूस करता है, अमेरिका जो अपने यहां पर उत्पादन करता है, उसे भारत के बाजार में लाना चाहता है। क्या हम उन जीएम क्रॉप्स को, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत में आने दें? क्या हम हमारे किसानों द्वारा उगाई जा रही फसलों को ना खाएं? हम बाहर से आने वाली जो भी नए जेनेटिक्स के हिसाब से डेवलप की गई फसलें हैं उनको खाना शुरू कर दें? मतलब अगर मैं बहुत सामान्य बात करूं तो भारत के अंदर उस तरह से खेती नहीं होती जिस तरह से अमेरिका के अंदर होती है। अमेरिका का जो किसान है दोस्तों, वो हाईली कमर्शियल खेती करता है। मतलब उनके यहां वाणिज्यिक कृषि कुछ इस तरह की है जहां पर हजारों हजारों एकड़ में लगातार उन्नत मशीनरी के साथ खेती होती है। वहीं भारत की बात करिए तो भारत में आज भी स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं। ये जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, दोस्तों बीघों बीघों में जमीनें हैं, किसी के पास 1 बीघा तक नहीं है, वो खेती बाड़ी करके उसमें केवल और केवल अपने खाने लायक फसलें उगा पा रहा है। निर्वाह कृषि हो रही है भारत में, सबसिस्टेंस फार्मिंग अभी भी चल रही है। हम बहुत स्विच कर पाए हैं तो सबसिस्टेंस से इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ चले गए हैं, जहां पर हम वो प्रोडक्ट ज्यादा उगाने लग गए हैं जिनकी खपत ज्यादा है। हम गेहूं, चावल, दालों का उत्पादन करने लग गए हैं, और यहां तक कि दालों में तो हम आत्मनिर्भर भी नहीं हो पा रहे। दाल हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है क्योंकि दाल का कंजम्पशन इतना ज्यादा है। दूसरे अनाज भी हमें बाहर से इसलिए मंगवाने पड़ रहे हैं क्योंकि भारत में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और भारत में इस समय पर 150 करोड़ लोग हैं। आज आखिर क्या डील है ये? भारत और अमेरिका के बीच ऐसी कौन सी डील होने वाली है जिसकी वजह से किसान नाखुश है? और किसानों को देखिए तो किसान इस समय पंजाब से निकल करके हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, और हरियाणा के बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर है वहां पे इन्हें रोका गया है हरियाणा के अथॉरिटीज द्वारा। हरियाणा के कृषि मंत्री ने इन्हें रोका और कहा कि 8 से 10 दिन में शिवराज सिंह चौहान साहब से मुलाकात हो जाएगी आपकी।
ये आज जो किसान है, ये किसान किन मामलों को लेकर के आगे चल रहे हैं? ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये इनका एक मार्च है। ये मार्च है असहमति का। ये मार्च है कि हम डिसएग्री करते हैं सरकार की किसी भी ऐसी नीति से जो हमें अमेरिका के माध्यम से पता चल रही हो, सरकार के माध्यम से नहीं। सरकार तो वैसे भी कुछ भी कर सकती है, और चूंकि सरकार कुछ भी कर सकती है, कब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाएं, कब इन पर लगातार डंडे मारे जाएं, कब इनके पीछे कोई पुलिस छोड़ दी जाए, भरोसा थोड़ी ना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने पिछली बार आने पर दिल्ली में कम उत्पात नहीं किया था। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे इसमें से जिन एलिमेंट्स ने लाल किले पर चढ़ करके वो शर्मनाक हरकत भी की थी, जिस शर्मनाक हरकत में उन्होंने वो पाक पवित्र सिख धर्म का झंडा जबरदस्ती लहराने की कोशिश की थी। देखिए दोस्तों, सारे धर्म के झंडे और भारत का झंडा ये सब हमारे सम्मान का प्रतीक है, लेकिन हमारे सम्मान के प्रतीक होने के नाते सबकी जगह नियत है। लाल किले पर चढ़ करके किसी धर्म विशेष का झंडा हमारे संविधान के तहत नहीं टांगा जा सकता। लेकिन वो किसान क्या करे जिसकी बात नहीं सुनी जा रही? आखिर वो व्यक्ति क्या करे जिसे बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है? और नजरअंदाज करने वाला कोई और नहीं है बल्कि केंद्र की सरकार है। मैं आज बात करना चाहता हूं उन लोगों की जो किसान भारत के राजधानी की तरफ आना चाहते हैं, और भारत की राजधानी की तरफ आकर के उन्हें मिलना है केवल और केवल कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री से क्यों मिलना है? कृषि मंत्री से इसलिए मिलना है क्योंकि वो ये बात जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है इस डील में। दोस्तों, ये डील क्या है? क्या करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय जाकर यूएस के राष्ट्रपति के साथ? आखिर ये डील क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और इसका जो नफा और नुकसान है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नफा और नुकसान क्या होगा उसमें चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें, मतलब हमारे देश की जीडीपी में टोटल कृषि का योगदान कितना है, तो वो तकरीबन 16.4% का है, जबकि अमेरिका की जीडीपी में कृषि का योगदान 1% भी नहीं है। वहीं अगर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट देखिए तो हमारे देश में 4.6% है, जबकि अमेरिका में लगभग 3%। अगर आप देखें एग्रीकल्चर का शेयर जो एम्प्लॉयमेंट में है, यानी जो रोजगार लोगों को मिलता है, भारत में वो 44% पर है, जबकि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर केवल 2% पर। और नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स अगर मिलियंस में काउंट किया जाए, भारत में अभी भी तकरीबन ये मान करके चलिए दोस्तों कि 26 करोड़ लोग कृषि में एग्रीकल्चर वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। 26 करोड़ के मतलब लगभग लोग जो काम कर रहे हैं, इसी की वजह से यहां पर एक अलग तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। दोस्तों, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टर्म है जिसके अंतर्गत हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन छिपी हुई बेरोजगारी होती है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत यहां पर 5 लोगों की है, काम यहां पर 20 लोग कर रहे हैं उसी जमीन पे। और अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है एक अनएम्प्लॉयमेंट तो पैदा होगा। उतना उत्पादन तो नहीं किया जा सकेगा जो उस जगह पर काम करने वाले हर व्यक्ति का पेट पाल सकेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें यहां पर केवल 3.45 मिलियन, यानी तकरीबन मान के चलो कि 34 लाख के आसपास लोग हैं जो कृषि कार्य में इनरोल्ड हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगर वहीं आप देखिए साइज ऑफ टोटल फार्मलैंड मिलियन हेक्टेयर्स में बात करिए तो 180 मिलियन हेक्टेयर्स भारत के पास, वहीं 486 मिलियन हेक्टेयर्स अमेरिका के पास है। यानी अमेरिका जो लेवल पे खेती करता है और जिस लेवल पर उनके यहां पर खेती का शेयर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है भारत से। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अमेरिका नहीं है। इसलिए भारत के लोगों के हिसाब से भारत की कृषि की नीति होनी चाहिए, अमेरिका के हिसाब से नहीं। अमेरिका क्या डील करने वाला है दोस्तों? अमेरिका डील कुछ ऐसी करने वाला है कि अमेरिका चाहता है उसके यहां से मक्का, सोयाबीन, डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें अभी हम खाते नहीं है, हम निर्वाह कृषि कर लेते हैं, अपने हिसाब का गेहूं उगा लेते हैं, साल भर उसी को खाते रहेंगे, चाहे भले ही 2 बोरा गेहूं क्यों ना उगाएं, 2 क्विंटल गेहूं क्यों ना उगाएं। लेकिन यहां अगर ये जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें आएंगी तो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें भारत को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और इसके अलावा एथेनॉल और कृषि उत्पादों पर कम आयात शुल्क, ये अमेरिका की मांग, वो भी भारत के साथ। देखिए दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप यूं समझिए, अगर अमेरिका कोई भी चीज हमसे लेता है तो स्वाभाविक सी बात है उसका जो हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है।
यानी व्यापार में नफा हमें ज्यादा है, नुकसान अमेरिका को ज्यादा है। अमेरिका बार बार यह कोशिश करता रहता है कि किसी भी माध्यम से हम इंडिया को कुछ भी बेच दे, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट बेचने लग जाए, अब वो रक्षा क्षेत्र का कुछ भी चिनूक हेलीकॉप्टर बेचने लग जाएगा, या कुछ भी C-17 ग्लोब मास्टर ला करके बेचने लग जाएगा, C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट बेचने लग जाएगा। अमेरिका आपको बार बार कुछ ना कुछ डिफेंस का वेपन या कुछ ना कुछ वहां का जो प्रोड्यूस है वो बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसमें भारत ट्रेड सरप्लस पे है। भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका से इंपोर्ट कम करता है। लेकिन भारत के अंदर जिस हिसाब का कंजम्पशन है, भारत मार्केट की तलाश में है जो भारत को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे, यानी कृषि उत्पाद दे। और वो जो कृषि उत्पाद भारत को चाहिए, अगर उसका मार्केट अमेरिका बन गया तो अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि हम अपनी तरफ से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर लीजिए तो हम सस्ते में सामान आपके यहां पे डंप कर पाएं। और अगर लगातार ऐसा होता रहा तो दोस्तों इससे किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि सरकार आपसे अनाज खरीदती है क्योंकि आप किसान हैं, और उस अनाज को सरकार बाद में बेच देती है उन फूड प्रोसेसिंग कंपनीज को जो उसका आटा बनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सरकार को कुछ फायदा तो मिलता होगा। जो एमएसपी आपको मिला, मान लीजिए 2,500 रुपए मिलता है पर क्विंटल का, वो 2,500 रुपए फिर सरकार देने लग जाएगी उन लोगों को जिनसे सरकार बाहर से अनाज मंगाएगी। और अगर वो सस्ते में पड़ा तो यहां के किसानों का नुकसान, यानी एमएसपी भी जो किसानों को मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो किसानों की तरफ से दिखाई जा रही यह चिंता स्वाभाविक है। अगर किसानों को यह बात समझ आती है, हमारे और आप जैसे नागरिकों को यह बात समझ में आती है, तो यह बात सरकार को क्यों नहीं समझ में आती? आखिर कौन है सरकार में सलाहकार जो सुनने को तैयार नहीं है? दोस्तों, मैं अमेरिका की इन मुख्य मांगों के हिसाब से देखूं, ये अगर मक्का डंप करने लग गए तो मक्का ही तो मेन फसल है जिससे एथेनॉल बन रहा है। और फिर उसके बाद तो हमने तो बस सिंपल सी एक बात की थी कि बाइक में एथेनॉल डलवाया, थोड़ी देर बाइक चली, गड़गड़ करी और उसके बाद बंद हो गई। अब ये गड़गड़ करी, इंजन से आवाज आई थी, ये तो मेरे अंदर से नहीं आई है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो मक्का है, इस मक्के के उत्पादन में अमेरिका बहुत आगे। अच्छा, मैं आपको कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं, वो स्टैट्स देखिए। एग्रीकल्चर मोस्ट सब्सिडाइज्ड अगर कहीं पर है तो वो है फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, और उसके बाद नंबर आता है भारत का। भारत में सबसे ज्यादा सब्सिडी चौथे नंबर पर दी जाती है भारत में किसानों को। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस पर चिंता जता चुका है कि भारत में जो सब्सिडी किसानों को दी जाती है, या जिस लेवल पर सब्सिडी एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट्स पर दी जाती है, वहां पर जो एग्रीकल्चर का सब्सिडी है वो सब्सिडी भारत की इकोनॉमी को खराब कर रहा है। यूएस में देखिए 0.5% है, पर यूएस उस हिसाब से नंबर ऑफ पीपल देखिए, जो लोग वहां पर इन्वॉल्व हैं उनको देखिए, और फिर भारत को देखिए। भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा जो अमाउंट का फॉर्म है वो जाता है सब्सिडी में। यानी हम जिस स्तर पर अभी खड़े हुए हैं, यहां से जरूरत है एक रिफॉर्म की। हमें यह ना पता चले अमेरिका से कि अमेरिका जानबूझ करके हमारे यहां पर डालना चाहता है कोई भी प्रोडक्ट। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, बीच में साइनो पेन आए थे, लिखो फेंको, चाइना ने डंप किए थे हमारे मार्केट में और हमारे यहां से पेन का मार्केट ही खत्म हो गया। अगर आप याद कर पा रहे हो तो याद कीजिए कि चाइना की वो साइनो पेन लिखो फेंको, उन्होंने मोनोपोली बना ली थी, एक अधिकार कर लिया था हमारे मार्केट पर। हमारे सेलो और रेनॉल्ड्स के पेन बिकने बंद हो गए थे। क्या हम चाहते हैं कि हमारे यहां की इंडस्ट्री और हमारे यहां के किसान सब बेरोजगार हो जाएं? आप जवाब दीजिएगा दोस्तों। नेशन विद नवदीप पर आपके साथ जुड़ता हूं, यहीं से आपके मुद्दे उठाता रहूंगा, और बार बार मैं हमेशा यह कहता रहूंगा, पेट्रियोटिज्म इज ऑलवेज अबाउट लविंग योर कंट्री, नॉट द गवर्नमेंट। देशभक्ति देश से प्यार करना सिखाता है, सरकार से नहीं। जय हिंद, जय भारत।